नमस्ते। बात करेंगे हम चरक के बारे में। तो चरक द्वारा भाषात्मक प्रतिसंस्कार होने पर अग्निवेश तंत्र चरक संहिता के रूप में परिणत हुआ, किंतु उसका मूल रूप ही अग्निवेश तंत्र के रूप में सुरक्षित रहा और काफ़ी दिनों तक समानांतर चलता रहा। चरक संहिता हम हर कोई पढ़ते हैं, तो चरक संहिता से पहले अग्निवेश तंत्र था। दोनों शुरुआत में पैरेलल चले हैं, मतलब वो भी था टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि वो तुरंत हट गया। उपलब्ध चरक संहिता में जो मध्यकालीन अग्निवेश तथा दृढ़बल के बीच का अंश है वह चरक की देन है। इस काल की प्रसिद्ध घटना है बुद्ध का आविर्भाव तथा बौद्ध दर्शन का प्रसार। किंतु चरक संहिता में बौद्ध दर्शन का निर्देश यत्र तत्र तो मिलता है, किंतु वह अधिक विकसित अवस्था में नहीं है। इसके अतिरिक्त तो उसमें ब्राह्मण धर्म की प्रमुखता दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि सर्वत्र गो ब्राह्मण देवता आदि की पूजा का विधान है। अवलोकितेश्वर आदि बौद्ध देवी देवताओं का उल्लेख नहीं है। शिव, विष्णु, कार्तिकेय आदि देवताओं की पूजा का भी विधान किया गया है। ज्वर माहेश्वर के कोप से उत्पन्न होना बताया गया है, जिसके लिए शिवार्चन का विधान है। मतलब कि जब भी ज्वर की चिकित्सा में बोला कि शिव की आराधना करने के लिए। पुराण की कथा का निर्देश मिलने से ऐसा पता चलता है कि पुराण अस्तित्व में आ चुके थे और लोक में प्रचलित थे। चरक संहिता का सदवृत्त जो है धर्म सूत्रों पर आधारित है। चरक संहिता भी मानस धन 8 में सदवृत्त हैं, में धनवंतरी को आहुति देने का निर्देश है। चरक विमान 8 में इससे स्पष्ट होता है कि चरक काल में धनवंतरी देव रूप में पूजित थे। उपलब्ध चरक संहिता में निम्नांकित अंश संभवतः चरक की देन है। संभवतः आयुर्वेद का अवतरण। तो चरक संहिता के प्रारंभ में जो अवतरण का प्रसंग है वह चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत प्रतीत होता है। इसके अंत में जो पौराणिक छाया है उससे भी यह प्रतीत होता है। आयुर्वेद समुत्थानीय पाद जो है चरक चिकित्सा 1 जो है आयुर्वेद समुत्थानीय रसायन पाद में जो आयुर्वेद का अवतरण का विवरण है वह मूलतः अग्निवेश का मालूम होता है। तो चरक का सूत्र स्थान वाला जो चरक जी का है और शुरुआत में जो आपका चिकित्सा में दे रखा है वो अग्निवेश जी का है। काश्यप संहिता के विवरण से ये मिलता जुलता भी है। अगर शैली की बात करें तो अग्निवेश तंत्र की भाषा एवं शैली सरल होगी जैसे कि भेल की है, किंतु चरक की भाषा एवं शैली प्रौढ़ है। इस संबंध में भेल और चरक द्वारा वर्णित वात कलाकली अध्याय प्रकरण के तुलनात्मक अध्ययन से अंतर स्पष्ट हो जाता है। इससे अनुमान होता है कि चरक एक उत्कृष्ट कोटि के कवि भी थे, जो न केवल गद्य प्रत्युत्पत्ति में भी उनकी प्रतिभा श्लाघनीय है, मतलब कह सकते हैं गुड है, अच्छी है। बौद्ध धर्म का प्रचार होने का अनेक ऐसे शब्द चरक संहिता में दृष्टिगोचर होते हैं, यथा जिंताक, खुड्डाक, खुड्डिका आदि। कुछ लोग निदान का पर्यायवाची शब्द प्रत्यय तथा आयतन भी बौद्धकालीन मानते हैं। गर्भावक्रांति, जाति वेदना आदि शब्द भी इसी कोटि के हैं। क्षणिक विज्ञानवाद तथा स्वभाव परमवाद। तो बौद्धों द्वारा प्रतिपादित क्षणिक विज्ञानवाद तथा स्वभाव परमवाद का वर्णन चरक द्वारा किया गया है। नास्तिक मत की अगर बात करें तो उस काल में नास्तिकों के मत अनेक रूप में प्रचलित थे। नास्तिकता अनेक अर्थों में थी। कुछ लोग आत्मा की नित्यता एवं पुनर्जन्म नहीं मानते थे और कुछ लोग वेद को नहीं मानते थे। बौद्ध और जैन जो होते वेद को नहीं मानते, अतः स्थान स्थान पर उनका खंडन कर नास्तिकों से बचना तथा वेद एवं वेदानुकूल शास्त्र में श्रद्धा रखने का उपदेश किया गया है। इसी कारण आप्त प्रमाण तथा शिष्ट परंपरा पर भी जोर दिया गया है। यज्ञ तथा मोक्ष शास्त्र की प्रमुखता थी, अतएव चरक ने 3 प्रकार का समय बतलाया है। अब वाद मार्ग तथा संभाषा विधि। तो नास्तिकों को शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिए संभाषा विधि को विकसित किया गया तथा वाद मार्ग की स्थापना की गई। तर्क तथा प्रमाण की अगर हम बात करेंगे तो चरक ने 3 प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और अप्तोपदेश, तथा इनके अतिरिक्त पदार्थों की परीक्षा के लिए युक्ति को भी माना है। युक्ति परादि गुणों में भी निर्दिष्ट है। पदार्थ वैशेषिक तो उक्त 6 पदार्थ ग्रंथ के प्रारंभ में चरक द्वारा ही समाविष्ट किए प्रतीत होते हैं। परीक्षा में न्याय दर्शनोक्त पंचावय वाक्य का भी निर्देश चरक ने किया। पता चरक सूत्र 1 में ही 6 पदार्थ दे रखे ना। अष्टांग विभाग। चरक में सूत्र स्थान के अंत में अष्टांगों के जो नाम है सुश्रुत से कुछ भिन्न है। दूसरे सुश्रुत ने इसे ग्रंथ के प्रारंभ में ही दिया, जबकि चरक ने अंत में। ऐसा लगता है कि मूल अग्निवेश तंत्र में यह विभाग नहीं था। चरक ने इसे अन्य संहिताओं से संभवतः सुश्रुत संहिता से किंचित परिवर्तन के साथ लेकर के लिखा। अष्टांग के कुछ नाम यथा भूत विद्या उपनिषद मिलते हैं। शल्यशाला के आदि अंगों से संबंध कर में भी वैदिक वांग्मय में दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु प्राचीन काल में सबको मिलाकर अष्टांग का विभाग संभवतः नहीं हुआ था। महाभारत रामायण में शल्य कोविदों का उल्लेख है। पुराणों में यह भी निर्देश है कि धन्वंतरी आयुर्वेद के अष्टांगों का विभाग करेंगे। इससे प्रतीत होता है कि पौराणिक काल में यह कार्य हुआ और चरक में उसका आरंभिक रूप आया। आगे चलकर सुश्रुत में इसके नाम परिष्कृत हो गया। भूयो अष्टदा प्रणीतवान। सुश्रुत के इस वाक्य में भूय शब्द से भी यही ध्वनित होता है। आतुरालय।
तो इतिहास में यह प्रसिद्ध है कि मौर्य काल में ही देश में आतुरालयों की श्रृंखला स्थापित हुई। आतुरालय मतलब हॉस्पिटल्स। चरक के उपकल्पनीय अध्याय में जो आतुरालय का वर्णन है वो संभवतः मौर्यकालीन आतुरालय के आधार पर है। यद्यपि यह आजकल के सशुल्क आतुरालयों के समान राजाओं, राजपुरुषों तथा धनी व्यक्तियों के लिए ही होता था, तथापि आतुरालय के विकास की दृष्टि से इसका महत्व है। इसका विवरण यहाँ दिया जा रहा है। भवन जो है तो वास्तुविद्या कुशल द्वारा निर्मित, जिसमें उद्यान, उलूखल, मूसल, वर्चय स्थान, स्नान भूमि तथा महानस भी है। कर्मचारी इसमें निम्नांकित कर्मचारी हो: पाचक, स्नापक, संवाहक, उत्थापक, संवेशक, औषध पेशक, परिचारक। इसके अतिरिक्त मनोरंजन कुशल, मित्रगण तथा पारिषद्य। उपकरण में जल पात्र, पाक पात्र, शयनासन, आस्तरण, प्रच्छोद, धान सहित भृंगार, प्रतिग्रह, अनेक प्रकार के खरल, शस्त्र, धूम नेत्र, बस्ती नेत्र, उत्तर बस्ती, कुश हस्तक, तुला, मानदंड, स्नेह द्रव्य, मधु, शर्करा, लवण, मध्य, तक्र, गोमूत्र आदि, शाली, षष्टिक, मुद्ग, मांस, यव, तिल, कुलथ्य, धान्य, वदर, मृद्वी, काश्मर, परुषक, त्रिफला, विविध स्नेह, स्वेदोपकरण द्रव्य, वमन, विरेचन, उभयतो, भागहर, दीपन, पाचन ग्राही, संसमन, वातहर, औषध, अन्य व्यापत्ति निवारक आवश्यक उपकरण। इसके अतिरिक्त सूतिकागार तथा कुमारागार का भी चरक में वर्णन है। देश की अगर बात करें तो चरक ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्थानों का उल्लेख किया है। वालिक का उल्लेख महत्वपूर्ण है। वालिक देश के कांकायन भिषक का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। यज्ञपुरुषी अध्याय में चरक सूत्र 25 में उसके नाम से जो मत दिया गया उससे प्रतीत होता है कि वह स्वभाववादी था। प्राग बौद्ध काल में ही गांधार के माध्यम से वायुक देश से संपर्क था, जो बाद में निरंतर बढ़ता गया। वालिक देश से वैद्यों के साथ मधुयष्टि, हिंगू, केसर आदि औषध द्रव्य भी भारत में आए। तक्षशिला का महत्व तब तक समाप्त हो चुका था और पाटलिपुत्र जो है उदीयमान स्थिति में था, अतएव संभवतः चरक में उनका उल्लेख नहीं मिलता है। धार्मिक स्थिति की अगर बात करेंगे तो पुराणों का प्रणयन प्रारंभ हो गया था, जिसको अंतिम रूप गुप्त काल में मिला। लोक में भी पुराण प्रचलित थे और इसके विशेषज्ञ होते थे जो पुराणों की कथा वार्ता करते थे। वायु भी विष्णु भगवान के रूप में वर्णित है और वायु को नमस्कार कर वात कलाकलीय प्रकरण का प्रारंभ किया गया है। इससे संकेत होता कि वायु पुराण भी प्रचलित है, जिसे अंतिम रूप गुप्त काल में मिला। अनेक पौराणिक आख्यान यथा चंद्रमा को यक्ष्मोत्पत्ति, दक्षिंग विध्वंस और अनेक औत्पातिक भावों का भी वर्णन है, जिससे तत्कालीन विश्वासों का पता चलता है। धन्यम यशस्यम आयुष्य, यह भी पौराणिक शैली है जो प्रायः सभी पुराणों में मिलती है। वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करें, यद्यपि वर्णाश्रम व्यवस्था के बीज उपनिषदों में मिलते हैं, किंतु ये व्यवस्थित रूप से पुराणों एवं उपनिषदों के काल में ही निर्धारित हुई है। चरक में सभी वर्णों तथा आश्रमों के निर्देश मिलते हैं। चरक ने ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को ही आयुर्वेद पढ़ने का अधिकार दिया है। संस्कार की अगर बात करें तो गुह्य सूत्रों द्वारा प्रतिपादित संस्कार स्मृतियों द्वारा सम्यक रूप से व्यवस्थित किए गए। चरक में जात कर्म, नामकरण, उपनयन आदि संस्कारों का निर्देश मिलता है। सदवृत्त की अगर बात करें तो चरक में प्रतिपादित सदवृत्त धर्म सूत्रों से प्रतिपादित धर्म सदवृत्त के आधार पर ही है। राजनीतिक स्थिति की अगर हम बात करें तो चरक ने अनेक स्थलों पर राजा को उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि उस काल में किसी सम्राट का शासन था। राजदुष्ट व्यक्तियों की चिकित्सा करने तथा उन्हें प्रश्रय देने का निषेध किया गया है। महाजन संभवतः सामंत की कोटि थे, जो धनवान होने के साथ साथ प्रशासनिक अधिकार भी रखते थे। चिकित्सा वृत्ति पर राज्य का नियंत्रण रहता था। राज्य की शिथिलता से छद्मचर वैद्यों का समाज में प्रसार होता था। ऐसी मान्यता थी कि राजा के धर्म से ही जनप्रदूषण मरक का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि योग्य प्रशासक अपनी दक्षता से लोक के लिए स्वास्थ्यकर योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं, जिससे रोगों का प्रादुर्भाव या प्रसार नहीं हो पाता था। इससे पता चलता है कि चरक काल में राज्य का शासन शिथिल या संभवतः साम्राज्य का अंतिम चरण था। सम्राट अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य की ऐसी स्थिति थी, अतः चरक की स्थिति संभवतः अशोक और पुष्यमित्र के बीच की काल की स्थिति है। साम्राज्य के अतिरिक्त गणराज्य भी थे। ग्राम या नगर, निगम, जनपद, राष्ट्र ये शासन की इकाइयाँ थीं तथा इसके प्रधान कार्य संचालन करते थे। चिकित्सा कर्म की अगर बात करेंगे तो अधिकांश वंश परंपरा से विद्या चलती थी, जो गुप्त काल में भी मान्यता प्राप्त हुई। अथर्ववेद का अधिक प्रभाव था, इस कारण दैवोपाश्रय चिकित्सा भी लोक प्रचलित थी। ग्रहों का भी उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि यह ज्ञान प्रारंभिक स्थिति में था।
द्विवर्णीय अध्याय में रोगी परीक्षा त्रिविधम दर्शन प्रश्न बतलाई गई है, जिसका खंडन सुश्रुत ने किया है। इसके अतिरिक्त चरक ने शस्त्रकर्म षड्विध तथा उपक्रम 36 बतलाए हैं, जबकि सुश्रुत में क्रमशः अष्टविध शस्त्रकर्म है और उपक्रम 60 है। संभव है चरक ने सुश्रुत के अतिरिक्त किसी अन्य तंत्र से इसका ग्रहण किया हो, या वृद्ध सुश्रुत में ऐसा ही विचार हो जिसे सुश्रुत ने आगे चल करके परिमार्जित किया हो। व्रण में बांधने के लिए पट्टी के संबंध में चरक ने वृक्ष, कंबल तथा सूती वस्त्र का विधान किया है। राजमास चरक में है। सुश्रुत ने इसके लिए अल्सांद्र पर्याय दिया है, जो अलेक्जेंड्रिया का रूपांतर प्रतीत होता है। इसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में है भी नहीं, अतः यह यवन देश से संबंध प्रतीत होता है। चरक में फल वर्ग का आरंभ मृदिका से हुआ है। खरजूर का भी वर्णन है। श्रमहर गण में भी ऐसे ही फल है। श्रमहर गण मतलब जो आपका चरक सूत्र 4 है। चरक के स्वयं पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेष रहने के कारण इसका वर्णन स्वाभाविक है। शाक या आहार उपयोगी वर्ग में गुंजनक, पलांडु तथा लहसुन का वर्णन चरक ने किया है तथा चिकित्सा में भी यत्र तत्र इनका उपयोग किया है, किंतु धर्मशास्त्र में इनके सेवन का निषेध किया है। पलांडु शकों का विशेष प्रिय था, ऐसा अष्टांग संग्रहकार ने लिखा है। भाव मिश्र ने भी पलांडु को यवनेष्ठ लिखा है। इससे प्रतीत होता है कि पलांडु शकों द्वारा इस देश में लाया गया। संभवतः यही बात लहसुन और गुंजनक के संबंध में भी होगी। शकों और यवनों से संबंध होने के कारण ही भारतीय आहार विहार की रक्षा के उद्देश्य से धर्मशास्त्र में इसका निषेध किया गया था। विदेशी यात्रियों के विवरणों में इसका उल्लेख है। आसव शब्द सामान्य मद्य के लिए प्रयुक्त होता था, किंतु अरिष्ट शब्द औषधीय मद्य के लिए व्यवहृत हुआ। इसका प्रयोग चरक ने किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख है। अब आगे है चरक कौन थे। तो चरक कौन थे? चरक शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का ग्रहण किया जाए या संप्रदाय विशेष का, इस पर अनेक विद्वानों ने विचार किया है। अधिकांश लोगों का यह मत है कि चरक कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम है और संप्रदाय के लोग चरक कहलाते थे। अतः इस वैदिक शाखा से संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति चरक संहिता का रचयिता होगा। कुछ लोग इस शब्द का संबंध पौधों की चारिका से जोड़ते हैं और इसका अर्थ भ्रमरशील करते हैं। अथर्ववेद की एक शाखा का नाम भी वैद्याचारण है, जो संप्रति उपलब्ध नहीं है। शायद उससे आयुर्वेद का विशेष संबंध हो और चारण से ही चरक की निष्पत्ति हो। यह ध्यान देने की बात है कि चरक में ग्राम्यवास अशस्त बतलाया गया है, तब परिषदों का आयोजन भी विशेषतः वन्य प्रदेशों में हुआ है। ऋषियों के भी 2 भेद किए गए, शालीन और यायावर। प्रथम प्रकार के ऋषि कुटी बनाकर रहते थे और दूसरे प्रकार के घूमते रहते थे। इससे प्रतीत होता है कि चरक यायावर कोटि के महर्षि थे, जो कि एक स्थान में स्थिर नहीं रहते थे। एक मत यह भी है कि चरक शेषनाग के अवतार थे। इस आधार पर कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वह नाग जाति के कोई आचार्य थे, और चूंकि पातंजल भी शेष अवतार माने जाते हैं, तो कुछ लोग चरक का संबंध पतंजलि से जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ही भाष्यकार हैं, एक व्याकरण के, दूसरे आयुर्वेद के। चरक ने स्वयं भी व्याकरण शब्द का प्रयोग किया है, यथा ससंग्रह व्याकरणस्य, चरक सूत्र 19। इस कारण 29। इन कारणों से अनेक विद्वानों का कथन है कि पतंजलि ही चरक थे। इन लोगों की मान्यता है कि योग सूत्र, चरक संहिता तथा महाभाष्य के रचयिता एक ही व्यक्ति पतंजलि थे। इन तीनों कृतियों में साम्य होने पर स्वभावतः ऐसा लोभ होता है कि तीनों कृतियों के रचयिताओं को एक मान लिया जाए, किंतु सूक्ष्म अध्ययन करने पर इस विचार को छोड़ देना पड़ता है। जहाँ तक महाभाष्य का संबंध है, निम्नांकित तथ्यों के कारण चरक संहिता से उसका वैधर्म स्पष्ट होता है। वैधर्म मतलब अपोजिट है उससे। तो क्या है, महाभाष्य की चतुष्पाद योजना चरक संहिता में नहीं है। केवल रसायन और वाजीकरण प्रकरणों में ही है। 4 पाद दे रखे ना, 4 पाद रसायन के, 4 वाजीकरण के। विषय वस्तु के विन्यास की शैली भी भिन्न है। महाभाष्य में जिस प्रकार आक्षेप, परिहार एवं कथोपकथन है, वैसा चरक में नहीं है। चरक संहिता की शैली और कौटिल्य शास्त्र की शैली से कुछ मिलती है। जिस प्रकार यज्ञपुरुषी में चरक संहिता की संभाषा है, वैसे भरद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, मिथुन, कौणपदंत, वातव्याधित, बाह, दंतीपुत्र के मतों का उल्लेख कर आत्र के समान ही सर्वम उत्पन्नम इति कौटिल्य के द्वारा उपसंहार किया है। दैट इज अर्थशास्त्र। कौटिल्य की बुक का नाम है चाणक्य की अर्थशास्त्र। महाभाष्य में मथुरा पाटलिपुत्र का विशेष से उल्लेख है। इससे पता चलता है कि उसके रचयिता उसी प्रदेश के निवासी थे। कश्मीर की चर्चा उतनी नहीं है, संभवतः कश्मीर भी वह गए हों। इसके विपरीत चरक संहिता में इन प्रदेशों का उल्लेख न होकर पश्चिम उत्तर प्रदेशों का उल्लेख है। कश्मीर भी चरक में नहीं है। पुष्यमित्र तथा चंद्रगुप्त के नाम चरक संहिता में नहीं मिलते हैं। शक यौनों का भी उल्लेख चरककृत अंश में नहीं, दृढ़बलकृत अंश में है। इससे पता चलता है कि संभवतः शकों के आगमन के पूर्व या समकालीन चरक की स्थिति हो। शकों का आगमन भारत में 2री शती ईसा पूर्व हुआ था। विषय वस्तु की दृष्टि में भी अंतर है। महाभाष्य में वार्तिककार के अनुसार वात के शमन तथा कोपन दोनों को वातिक कहा है, किंतु चरक में वातिक शब्द से वातवर्धक द्रव्यों का ही ग्रहण होता है।
इसके अतिरिक्त महाभाष्य में निर्दिष्ट नडबलोदक पादरोगः दधि त्रपुसम प्रत्यक्षो ज्वर उत्कंदको रोग आदि का चरक में उल्लेख नहीं है। वाद मार्ग तथा संभाषा विधि का वर्णन भी महाभाष्य में नहीं मिलता है। अथ व्याकरण शरीरेण कृशो व्याकरणेन च शोभन। महाभाष्य के इस वचन से प्रतीत होता है कि पतंजलि शरीर को उतना महत्व नहीं देते थे। इसके अतिरिक्त न तो चरक में पतंजलि का और न महाभाष्य में चरक का कहीं नाम आता है। यदि उनकी एकता होती तो कुछ संकेत होता या प्रतिसंस्कृति कर्ताओं में से कोई तो इसका उल्लेख करता। इन कारणों से चरक संहिताकार तथा महाभाष्यकार पतंजलि की एकता मानना कठिन है। इस प्रकार चरक संहिता तथा योग सूत्र में निम्नांकित वैधर्म है। शैली नितांत भिन्न है। चरक संहिता संभाषा या उपदेश के रूप में है, जबकि योग सूत्र सूत्र रूप में है। भाषा भी भिन्न है। प्रज्ञा का स्वरूप चरक में धीधृति स्मृत्यात्मक बतलाया गया है, जबकि योग सूत्र में ऐसा नहीं है। चरक संहिता में चित्त वृत्ति निरोध के बाद वशित्व की उत्पत्ति बतलाई है, जबकि योग सूत्र में इसके कारणभूत वैराग्य के रूप में कहा गया है। योग सिद्धियों में अणिमादि तथा आकाशगमन आदि का उल्लेख चरक में नहीं है। चरक में यद्यपि अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय जय आदि का पृथक उल्लेख है, किंतु योग सूत्र के समान यम नियम आदि योग के 8 अंगों का निर्देश नहीं है। इसी प्रकार योग सूत्रकार तथा चरक की भी एकता नहीं मानी जा सकती है। वस्तुतः चरक संहिता में सांख्य योग की प्राक्तन स्थिति का विवरण है, जबकि योग सूत्र की रचना नहीं हुई थी। अतः दोनों की शैली एवं विषय वस्तु का अंतर होना स्वाभाविक है। चरक तथा पतंजलि की एकता का भ्रम उत्पन्न होने कारण संभवतः उनका समकालीन होना, भाष्य की रचना करना तथा नाग से संबंध होना रहा है। भट्टार हरिश्चंद्र तक इसकी एकता का भ्रम नहीं था। सर्वप्रथम ऐसा विचार उपस्थित करने वाले थे चरक पंजिकाकार आचार्य स्वामी कुमार, जिसका अनुसरण परिवर्ती भर्तहरि, चक्रपाणी, भावमिश्र आदि आचार्यों ने किया है। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, बुद्धचरित तथा सौंदर्यनंद। दोनों रचनाओं में पर्याप्त आयुर्वेदिक सामग्री है। ऐसा प्रतीत होता है कि अश्वघोष स्वयं आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे। उस काल में आयुर्वेद का उपजीव्य ग्रंथ अग्निवेश तंत्र था ये चरक संहिता में विचारणीय है। ध्यान देने की बात है कि चरक संहिता की रचना के बाद भी अग्निवेश तंत्र चलता रहा और उसके प्रभुत्व को हटाने में चरक संहिता को पर्याप्त समय लगा। अश्वघोष के वर्णनों से पता चलता है कि उसने चरक संहिता का उपयोग किया है, किंतु चरक का उल्लेख करना कर उसने मूल उपदेष्टा का उल्लेख किया है। वाल्मीकिरादौ च ससर्जम पद्यम जग्रंथ यन्न च्यवनो महर्षि चिकित्सितम यच चकार नापि पश्चात तद आत्रेय ऋषिर्जगाद। बुद्धचरित में वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि चरक अश्वघोष के पूर्व हुए थे। थैंक यू।